आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का अगला प्रमुख अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जिस प्रकार से किसी देश में झगड़ों का व्यक्तियों के झगड़ों का निपटारा करने के लिए राज्य के झगड़ों का निपटारा करने के लिए न्यायालय की व्यवस्था होती है, उसी प्रकार से यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के बीच में कुछ विवाद हो जाते हैं तो इनके झगड़ों का निपटारा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। विश्व में कई देश ऐसे हैं जिनके बीच में कई प्रकार के विवाद चल रहे हैं, जिसमें सीमा विवाद, नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद, ऊर्जा को लेकर विवाद, परिवहन को लेकर विवाद। तो ऐसे विवादों का निपटारा इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उद्देश्य ही है कि विश्व में कानून और शांति व्यवस्था बना करके रखना। यदि कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उस राष्ट्र को दंडित देने का काम भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का होता है। इसका गठन कब किया गया? तो चार्टर के अनुच्छेद 94 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गठन कार्यविधि का स्पष्ट उल्लेख है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नीदरलैंड की राजधानी हेग में इसका मुख्यालय है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये 15 न्यायाधीश देश विदेश अनेक देशों से, संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल जितने भी देश हैं वहाँ के देशों की जो विधि के जानकार रहते हैं, कानून के जानकार रहते हैं, उन्हीं लोगों को ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जाता है। इसमें एक देश से 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते, इसको विशेष ध्यान दिया जाता है। इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और 9 वर्ष काम करने के बाद 3 न्यायाधीश को वहाँ से हटाकर उनके स्थान पर फिर पुनः नियुक्ति की जाती है। 9/3 कहा जाता है और इस प्रकार से 3 वर्ष बाद फिर हटते जाते हैं, नए की नियुक्ति होती जाती है और ये क्रम निरंतर चलते रहता है। न्यायाधीश का जो गणपूर्ति है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गणपूर्ति कितना जो कार्यवाही होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कार्यवाही के संचालन के लिए, गणपूर्ति का मतलब ये होता है कि कितने न्यायाधीश होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य संचालित होगा। तो इसमें 9 न्यायाधीशों की उपस्थिति अनिवार्य है। 15 में से यदि 9 न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कार्य करने के लिए संचालित करने के लिए उपस्थित होंगे तभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य जो है संचालित होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, पहला ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, दूसरा अनिवार्य क्षेत्राधिकार और तीसरा है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। सबसे पहले हम देखते हैं ऐच्छिक क्षेत्राधिकार। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार का अर्थ ये होता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इसके इच्छा के ऊपर निर्भर है कि वो विवाद को देखिए या ना देखिए। मान लीजिए कोई 2 राष्ट्र, उनके बीच में कोई विवाद हो गया है तो ऐसे विवादों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाएंगे। यदि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की इच्छा होगी तो इनके कार्य को देखेंगे और नहीं तो फिर उसको विचारणीय रखकर पेंडिंग में रख देते हैं। तो ये इच्छा के हिसाब से ऐच्छिक कार्य क्षेत्राधिकार। दूसरा है अनिवार्य क्षेत्राधिकार। ऐसे कार्य जिसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को करना ही होता है, ये उसके लिए अनिवार्य क्षेत्राधिकार है। इसमें संधि की व्याख्या, यदि दोनों पक्ष 2 राष्ट्र हैं, यदि उनके बीच में किसी बात को लेकर उल्लंघन हुआ है, बात को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रही है, जैसे किसी सीमा विवाद को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है और अंतर्राष्ट्रीय संधि के हिसाब से यदि सीमा विवाद में कोई भी एक पक्ष सही है दूसरा पक्ष गलत है तो संधि की व्याख्या ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय संधि की व्याख्या। फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित
इसमें थोड़ा सा और बता रही हूँ। संधि की व्याख्या में यदि दो देश के बीच में संधि हुआ है और उस संधि को कोई एक देश उल्लंघन कर रहा है, ये है इसका सही अर्थ है। तो कोई भी दो देश में से एक देश यदि उस संधि की उल्लंघन कर रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उस संधि की व्याख्या करता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित प्रश्न। कई अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं जिसको सभी देश को मानना होता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक कानून है, किसी भी देश की समुद्री तट से 12 मील की दूरी तक का समुद्र का सीमा उसी देश का रहेगा। अब मान लीजिए इस बीच में कोई 12 मील के अंदर ही कोई द्वीप, समुद्र में हलचल होती रहती है, कई द्वीप बनते बिगड़ते हैं, कोई द्वीप यहाँ पर उभर कर सामने है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हिसाब से यदि 12 मील की दूरी के अंदर है तो उसी राज्य का माना जाएगा। और यदि उस पर कोई दूसरा देश दावा आपत्ति करता है तो वो गलत सिद्ध होगा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसके उस राज्य के पक्ष में फैसला देगा और जो जबरदस्ती दावा आपत्ति करेगा उसके विपक्ष में फैसला देगा। तो यही है अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित प्रश्न। कई अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं। फिर किसी मामले से अंतर्राष्ट्रीय नियम भंग हुआ हो। यदि अंतर्राष्ट्रीय कानून को कोई देश भंग कर रहा हो, कोई ऐसा मामला जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून भंग हुआ हो, तो इस पर भी निर्णय जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा दिया जा सकता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय नियम के भंग होने से भी हानि की क्षतिपूर्ति से संबंधित विवाद। यदि कोई देश दूसरे देश के ऊपर जैसे आक्रमण करके अंतर्राष्ट्रीय नियम को भंग कर दिया है और उस अंतर्राष्ट्रीय नियम के भंग होने से संबंधित राष्ट्र को बहुत हानि हुई है, तो जो आक्रमण करने वाला देश है उसको संबंधित राष्ट्र को हानि पूर्ति के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए जो भी उसको हानि हुई है उसको क्षतिपूर्ति के रूप में धनराशि देनी पड़ती है। तो ये सब देखने का काम ये अनिवार्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तीसरा है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। चार्टर की धारा 65 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को परामर्श संबंधी भी क्षेत्राधिकार दिया गया है, जिसमें ये परामर्श देने का काम करते हैं। किसको परामर्श? महासभा और सुरक्षा परिषद यदि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अनुरोध करती है कि किसी भी विषय पर हमको सलाह चाहिए, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है सुरक्षा और महासभा को किसी भी विषय पर सलाह दे सकती है। ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन, कार्य और क्षेत्राधिकार।